students. So, here I welcome you all to my YouTube channel. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, दैट इज डिफेक्ट एंड इट्स टाइप्स. लेकिन एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज़ गिव लाइक्स एंड कमेंट्स. ऑल्सो बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ इट. ठीक है, ओके फाइन. सो हियर वी आर डिफेक्ट एंड इट्स टाइप्स. इस टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स. डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स में हम लोग स्टडी करेंगे स्टोक्योमेट्री सॉलिड्स, नॉन स्टोक्योमेट्री सॉलिड्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स. ठीक है बच्चों? ओके, तो ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. चल, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में constituent particle in crystalline solids are arranged in a short as well as long range order, yet crystals are not perfectly arranged. यानी क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते. क्यों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे लॉन्ग रेंज में ऑर्डरली पैक्ड होंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे हमें कोई ना कोई डिफेक्ट दिखाई देगी. सो इट्स नॉट परफेक्टली अरेंज्ड, यू कैन से. ओके, they possess small crystals, have defects that are irregularities in the arrangement of constituent particle in them when crystallization process occurs at fast or moderate rate. अब क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्रिस्टल परफेक्ट क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? क्योंकि जब मैं कोई क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना करके एक क्रिस्टल बनाऊंगा सॉलिड का, तो ड्यूरिंग दैट क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना there occurs a defect because of irregularity in the arrangement of constituent particles. अब वो क्रिस्टलाइजेशन आप फास्ट रेट से करो, यानी उसकी स्पीड फास्ट हो, एकदम फास्ट क्रिस्टलाइजेशन करो, या फिर उसे स्लो रेट से करो, एकदम स्लो स्पीड से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? वहां पे डिफेक्ट दिखाई देगा. हाँ, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर आप फास्ट रेट से करते हो तो जो डिफेक्ट होगी वो ज्यादा होगी, और अगर आप स्लो रेट से करते हो तो जो डिफेक्ट होगी वो कम. क्योंकि फास्ट रेट में क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फास्ट अरेंज होने की ट्राई करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टल में, सॉरी, और फास्ट अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो आई मस्ट से कि जब आप कोई क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना करते हो तो वो क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना चाहे आप फास्ट मोड पे करो या स्मॉल मॉडरेट मोड पे करो, वहां पे इरेगुलरिटी तो होती ही है. You will always find irregularity in that. Is that clear? तो ये चीज याद रखना. अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मैंने स्लो स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन किया तो डिफेक्ट मिली, फास्ट स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन किया तो डिफेक्ट मिली. तो ये डिफेक्ट के कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट. वन पॉइंट डिफेक्ट, अनदर इज योर लाइन डिफेक्ट. ओके, चलिए, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. चलो, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? Well, the irregularities or deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline solid is a point defect. यानी मान लीजिए कि ये सारे constituent particles है, ये सारे constituent particles होते हैं, इसको मैंने regularly arrange कर दिया, ये सारे particle है constituent, यानी ये सारे lattice point है. अब suppose यहाँ पे से मैं एक atom निकाल दूँ, इस point पे से atom निकाल दूँ, इस point पे से atom निकाल दूँ, ठीक है, ये सारे पोजीशन पे से मैंने एटम निकाल दिया. अब आपको जो डिफेक्ट दिखाई देगी वो पॉइंट डिफेक्ट. क्यों? क्योंकि ये जो डिफेक्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिलेगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज यहां मिली पर्टिकुलर पॉइंट पे. क्लियर? और एल्स यू कैन से के आपको डिफेक्ट यहां पे मींस जहां पे मैंने यहां पे दिखाया है आपको उस पोजीशन पे आपको दिखाई देगी डिफेक्ट्स. इज दैट क्लियर? तो पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेक्टाइज पॉइंट पे अगर डिफेक्ट हो जाए, अगेन आई रिपीट, देखो ये चार पार्टिकल है. अब मैं एक काम करता हूं, यहां से एक पार्टिकल को इरेज कर देता हूं. तो जब मैं क्रिस्टलाइजेशन करूंगा तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं डिफेक्ट हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट. लेकिन जब इरेगुलरिटी एक आइडियल अरेंजमेंट में पूरे एंटायर रो में बहुत सारी जगह पे एक साथ डिफेक्ट दिखाई देती है तो लाइन डिफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल ये पूरी एक रो है लेटाइस पॉइंट की,
उसके नीचे पूरी एक दूसरी रो में बना देता हूँ लेटाइस पॉइंट की, उसके नीचे एक पूरी रो बना देता हूँ लेटाइस पॉइंट की। ये सारे लेटाइस पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सपोज ये सारे एटम्स निकाल दो, यानी एक ही लाइन के 3 या 4 एटम मिसिंग है, एक ही लाइन पे 4-5 एटम मिसिंग हो तो लाइन डिफेक्ट हो जाएगी। एक ही जगह पे एक ही सीरीज में आप बोल सकते हो कि एक ही लेटाइस क्रिस्टल लेटाइस में एक ही लेयर में बहुत सारे एटम एक लाइन में मिसिंग हो, दैट इज योर लाइन डिफेक्ट। हाँ, चैप्टर में हम लोग पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करेंगे, लाइन डिफेक्ट नहीं स्टडी करने वाले हैं। Point defect, well, it is stoichiometric defect, it is impurity defect and non-stoichiometric defect. All 3 defect हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी इरेगुलरिटी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो तो पॉइंट डिफेक्ट, अगर इरेगुलरिटी एक लाइन में दिखाई दे जब लेटाइस अरेंजमेंट करेंगे एक पैटर्न में तो हो जाएगी लाइन डिफेक्ट। ओके, हम लोग ये चैप्टर में पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करेंगे, इन स्टोइकियोमेट्री, इंप्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। चलिए पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। Now these ranges of point defect do not disturb the stoichiometry of the solid. Solid की stoichiometry को कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। It remains same. अच्छा, stoichiometry यानी you can say ratio of atoms arranged inside it और ratio of atoms or molecules, यानी quantitatively aspect से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो stoichiometry को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फर्दर स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये एक्चुअली क्या है। क्लियर? अच्छा, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्यों? बिकॉज अगर मैं यहां पे टेम्परेचर अप्लाई करूंगा, हीटिंग करूंगा तो क्या होगा? वेल, एग्जैक्टली हीटिंग करने से यू कैन से यहां पे डिफेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज सपोज ये मान लीजिए कि यहां पे एक बीच में डिफेक्ट है, मान लीजिए यहां पे एक बीच में डिफेक्ट है, मान लीजिए यहां पे एक बीच में डिफेक्ट है। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? कुछ कुछ जगह से एटम गायब हो जाएंगे। कैसे गायब होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, दैट्स नॉट आवर कंसर्न, वो हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यू कैन से दैट कि यहां पे डिफेक्ट इंक्रीज होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। क्लियर? चलो, नॉन आयनिक सॉलिड्स एग्जिबिट्स देयर डिफेक्ट्स एज वैकेंसी डिफेक्ट एंड क्रिस्टल। अब हम लोग एक काम करेंगे, डिफेक्ट जो होते हैं उसको हम स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री और इंप्योरिटी में क्लासीफाई कर दिया। अब सपोज स्टोइकियोमेट्री क्लासीफाई करना है तो पहले यह समझना है कि गिवन सॉलिड कौन सा है। द गिवन सॉलिड इज आयनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड में कौन सी डिफेक्ट होती है और आयनिक सॉलिड में वो अब स्टडी करने वाले। चलिए, सो हियर वी गो। फर्स्ट स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट, ये है नॉन आयनिक सॉलिड से रिलेटेड डिफेक्ट। जब मैं क्रिस्टल लेटाइस में लेटाइस पॉइंट को अरेंज करके पूरा एक 3 डायमेंशन क्रिस्टल मॉडल बनाऊंगा, तब एक पर्टिकुलर लेटाइस साइट पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यानी वहां पे होना चाहिए था हमारा स्फीयर, है वहां पे एम्प्टी स्पेस, तो वो हो गई आपकी वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर एकदम? यानी वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल को जब अब 3 डायमेंशन बनाते हैं तब वहां पे वैकेंट लेटाइस स्पेस बन जाती है। अगर मैं हीटिंग करूंगा तो ये स्पेस और ज्यादा बढ़ने लगेगी, वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर? चलिए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कई बार क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड में अरेंज होते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड किसे बोलते हैं? चलिए ये पार्ट देख लो आप ध्यान से। ये 4 एटम है, लेकिन 4 एटम के बीच में एक स्पेस होती है, वहां पे एटम अरेंज हो जाता है, वहां पे एटम अरेंज हो जाता है। क्लियर? 4 एटम के बीच में, यानी ये एक पहले लेयर का एक पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यहां पे ये दूसरे लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। उन लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है, वैकेंट स्पेस, जिसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इंटरस्टिशियल साइट में एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम इंटरस्टिशियल सॉलिड सब्सटेंसेस बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, जब मैं क्रिस्टलाइजेशन करना चाहूंगा तो क्रिस्टलाइजेशन के वक्त एक पर्टिकुलर लेटाइस पॉइंट पे स्फीयर होना चाहिए, लेकिन स्फीयर वहां पे मिसिंग होता है। उसकी जगह पे वो पूरा स्फीयर ये जो इंटरस्टिशियल वॉइड होते हैं वहां पे अरेंज हो जाते हैं। यानी क्रिस्टल में मिसिंग नहीं है, क्रिस्टल जो होते हैं उसमें एटम मिसिंग नहीं है,
वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पूरा एटम ही क्रिस्टलाइज नहीं होता, यानी वो स्पेस वैकेंट ही रहती है। सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं, होने चाहिए इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी मैं आपको बोलूंगा सपोज मैं 10 एटम्स देता हूं, क्रिस्टलाइज करता हूं, तो क्रिस्टलाइज होने के बाद 10 एटम होने चाहिए, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में 10 की जगह 8 हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्पेस पे वैकेंसी क्रिएट होती है। यहां पे जितने एटम होते हैं उतने ही एटम क्रिस्टलाइज होता है। फर्क कितना है, कुछ जगह पे वैकेंट स्पेस होती तो है, दैट डजंट मीन क्रिस्टल में से एटम गायब है। इट मीन्स दैट वो एटम उस जगह पे क्रिस्टलाइज नहीं हुए हैं, वो एटम इंटरस्टिशियल स्पेस में क्रिस्टलाइज हो गए हैं। क्लियर एकदम। तो नॉन आयनिक सॉलिड में टू टाइप ऑफ सॉलिड्स है। नॉन आयनिक सॉलिड में देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स, फर्स्ट वैकेंसी, क्लियर, एंड सेकंड इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए वैकेंसी में जैसे मैंने बताया कि एटम जितने क्रिस्टलाइज होने चाहिए उतने नहीं होते, सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जितने एटम होने चाहिए उतने सारे एटम होते हैं, लेकिन कुछ एटम अपने पोजीशन पे क्रिस्टलाइज ना होके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस पे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो ये हो गए नॉन आयनिक सॉलिड में दो कैटेगरी। अब आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स में दो डिफेक्ट होते हैं, वन होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, दूसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, व्हाट इज शॉर्टकी? चलो पहले शॉर्टकी डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड्स में बेसिकली आयनिक सॉलिड्स कैसे बनता है, तो आयनिक सॉलिड में एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग ये हो गया कि जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन। सपोज मैं ऐसे बोलूं 10 पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन भी 10 होंगे। सपोज मैं ऐसे बोलूं 100 पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन भी। तो ये हो गई आपकी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड टॉक डिस्कशन। लेकिन जब मैं आयनिक सॉलिड को क्रिस्टलाइज करूंगा तो कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव आयन मिसिंग होंगे, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दो पॉजिटिव आयन लेस हो जाते हैं, पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इस टाइप ऑफ सॉलिड में जितने पॉजिटिव आयन क्रिस्टलाइज नहीं होते, जितने पॉजिटिव आयन क्रिस्टल में मिसिंग होते हैं, उतने ही नेगेटिव आयन भी मिसिंग होते हैं। सो दैट एक क्रिस्टल में टोटल जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतना ही टोटल नेगेटिव आयन होता है। सो क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे नंबर ऑफ कैटायंस मिसिंग, देखो यहां पे डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। सपोज यहां से पॉजिटिव आयन मिसिंग है तो यहां से नेगेटिव आयन, ठीक है। अब ये चीज क्या है पता है, इस चीज के अंदर जितने पॉजिटिव आयन मिसिंग है उतने नेगेटिव आयन मिसिंग है। आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो देख सकते हो, पॉजिटिव मिसिंग, नेगेटिव मिसिंग। इज दैट क्लियर? यहां से नेगेटिव मिसिंग है तो यहां से पॉजिटिव मिसिंग है। सो जब मैं आयनिक सॉलिड को क्रिस्टलाइज बनाऊंगा तो ड्यूरिंग दैट क्रिस्टलाइजेशन द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस दे ऑलवेज रिमेन सेम, equal number of cation, equal number of anions are missing, and inside crystal also there are same number of cations and anions. Schottky defect. क्लियर? चलिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में एक और चीज याद रखना कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों डेंसिटी डिक्रीज होती है? क्योंकि जितने आयंस क्रिस्टलाइज होने चाहिए उससे नंबर ऑफ आयंस लेस हो जाते हैं। सपोज 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव क्रिस्टलाइज होने चाहिए, लेकिन क्रिस्टल में आपको 10 की जगह 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव मिलते हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, इसलिए डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर? इस डिफेक्ट में एक और चीज है, एक और खासियत है। ये खासियत ये है कि कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जांपल NaCl ले लो। क्लियर? टोटल NaCl में कितने शॉर्टकी पेयर है? 10⁶ पेयर। पेयर का मतलब ये हुआ कि जितने पॉजिटिव कितने उतने ही नेगेटिव। यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिसिंग कितने वो फाइंड करूंगा तो मुझे कितने पेयर मिलेंगे? तो यहां पे मुझे टोटल 10⁶ पेयर मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, रिसर्च ऐसा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल 10⁻22 आयंस होता है। देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस। क्लियर? जब मैं उस 10⁻22 आयंस को अरेंज करता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो फॉर एवरी 10⁻16 आयंस देयर इज 1 शॉर्टकी पेयर मिसिंग इनसाइड इट। यानी फॉर एवरी 10⁻16 आयंस 1 शॉर्टकी पेयर इज मिसिंग फॉर दैट। ये एक रिसर्च कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं। सो रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? 10
10⁻16 ions in one Schottky defect per 10⁻16 ion is observed. क्लियर? उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ठीक है. चलो, AGBR एक ऐसा एग्जाम्पल है, AGBR ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों इंपार्ट करेगा, यानी उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होगी और उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगा. क्लियर? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ आयंस इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं. क्लियर? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मिसिंग होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मिसिंग होते हैं. इज दैट क्लियर? डिफेक्ट में कैटायन और एनायन की साइज सेम होती है. 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल 10⁻6 शॉर्ट की पैर होते हैं, और ये सारे कैलकुलेशंस आपको याद रखने हैं. क्लियर? और उसका डायग्राम ये रहा. नेक्स्ट इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में एग्जैक्टली क्या होता है, तो आयनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें आयंस की साइज डिफरेंट होती है, और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि कैटायन की साइज स्मॉल होती है. यानी जब मैं नेगेटिव आयन को अरेंज करूंगा, तो उस नेगेटिव आयन की साइज बिग होती है, और उस बिग साइज के बीच में स्मॉल गैप होता है, उसे इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं. पॉजिटिव आयन वहां पे अरेंज होते हैं, कैटायंस वहां पे अरेंज होते हैं, इसलिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है, ऐसा बोला जाता है. इट्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑल्सो. सो बेसिकली यहाँ पे कैटायन की साइज स्मॉल होती है. क्लियर? वो इंटरस्टिशियल साइट पे अरेंज हो जाते हैं, यानी वैकेंसी तो क्रिएट होगी, बट ये वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स. यानी वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा केस आ गया कि आयन तो क्रिस्टलाइज होंगे, लेकिन जिस लेटाइज साइट पे क्रिस्टलाइज होने चाहिए वहां पे नहीं होंगे, वो इंटरस्टिशियल वॉइड में क्रिस्टलाइज हो जाएंगे. क्लियर? इसलिए उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है. इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस सेम होते हैं, वो चेंज नहीं होते, इट रिमेन्स सेम. सो डेंसिटी विल नॉट चेंज. तो डिफरेंस भी पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर्स में इसके डिफरेंस भी पूछे गए हैं, तो याद रखना ये. ठीक है, चलिए उसके एग्जांपल ZnS, AgCl, AgBr, AgI ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn+2 एंड Ag+ आयंस, वो लोग इंटरस्टिशियल वॉइड में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, चलिए कैटेगरी नंबर 2, नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्री में हमने क्या देखा, स्टोकियोमेट्री में नॉन आयनिक सॉलिड हो तो नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और आयनिक सॉलिड हो तो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. इज दैट क्लियर? स्टोकियोमेट्री में डिफेक्ट अराइजेस इन सच ए वे दैट वो स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते. क्लियर? चलिए नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स में क्या होता है, तो उसमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो अराइज होते हैं. द डिफेक्ट इज अराइज इन सच अ वे दैट यू विल ऑब्जर्व नॉन स्टोकियोमेट्री रेशियो इनसाइड इट. क्लियर? चलिए, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो अराइज हो गए. उसमें दो कैटेगरी आती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. चलिए फर्स्ट कैटेगरी मेटल एक्सेस डिफेक्ट. चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, वेल मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायन वैकेंसीज. एनायन वैकेंसीज, देखो ये पूरा क्रिस्टल दिखाया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पूरा क्रिस्टल अरेंज हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव. लेकिन क्रिस्टल में कहीं पे बीच में एक नेगेटिव आयन मिसिंग होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, इसलिए इसे एनायनिक वैकेंसीज भी बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को. क्लियर? ये डिफेक्ट बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स में ज्यादा होते हैं. ज्यादा क्रिस्टल जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो ज्यादातर अल्काइल हैलाइड्स जैसे NaCl KCl में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. क्लियर? अब ये देख लेना कि नेगेटिव आयन मिसिंग होता है, तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, ये कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, लेट्स सी. चलिए होता क्या है एक्चुअली, NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब मैं NaCl के क्रिस्टल में से सोडियम के वेपर्स पास करूंगा, तो वो सोडियम के वेपर्स NaCl के क्रिस्टल के सरफेस पे एटॉमिक फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं. मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. मान लीजिए ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ये एक NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल है. जब मैं इसमें से Na के वेपर्स पास करूंगा, तो उसकी सरफेस पे सोडियम के कुछ एटम्स वेपराइज हो जाते हैं. क्लियर एकदम? ये चीज याद रखना. अब होता क्या है, जो सोडियम वेपराइज होता है वो सरफेस पे सोडियम जो है वो Na+ बन के एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन और Na+ बन जाता है. फिर क्रिस्टल के सेंटर में से एक Cl सरफेस पे आ जाएगा और वो बना देगा NaCl. यानी हुआ कुछ ऐसा कि देखो यहां से एक्सप्लेन करता हूं.
सपोज मैंने यहां से Na पास किया तो सरफेस पे सपोज यहां पे Na डिपॉजिट हो गया, ये Na+1 बन जाएगा सरफेस पे बाय यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से Cl सरफेस पे आके NaCl बना देगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां से Cl सरफेस पे आ गया, NaCl बना दिया, तो यहां पे से Cl निकल गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, यहां से Cl निकल गया तो साइड पे चार्ज डिस्टर्ब हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करेंगे, तो सरफेस पे जो Na का एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर में डिपॉजिट हो जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मैंने सोडियम वेपर्स पास किए थे, सरफेस पे सोडियम एटम डिपॉजिट हुआ था, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। यहां पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज होंगे क्योंकि कुछ Na डिपॉजिट हो गए Na+ बना दिए, तो ऑलरेडी Na+ तो है लेकिन कुछ Na डिपॉजिट हो गए तो Na+ बन गए, पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो गए, पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो गए, इसलिए यहां पे नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो बिल्टअप हो गया क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सेम होने चाहिए जो नहीं है। इज दैट क्लियर? और वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा सरफेस पे से, इसे एफ सेंटर बोलते हैं। ये जो सेंटर है एफ सेंटर जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है, एफ वर्ड है फर्बेनजेंटर सेंटर, वो एक साइंटिस्ट के नेम पे से आया गया है, ठीक है, याद रखना। सो Cl- डिफ्यूज हो जाएंगे सरफेस पे, NaCl बना देगा, क्लियर एकदम। चलिए ये आपको पूरा दिखाया गया स्ट्रक्चर है, कुछ Na और सरफेस पे Cl आ जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और यहां से Cl सरफेस पे आ जाएगा। ये जो Cl है, चलिए ये जो Cl है वो Na के साथ NaCl बना देगा। सपोज यहाँ पे Cl ने अपना वैकेंसी क्रिएट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है वो इसके वैकेंसी पे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए डन। द एनायन साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया कि वो जो एनायन की साइज की वैकेंसी क्रिएट होगी वो एफ सेंटर होगा, फर्बेनजेंटर सेंटर, और उसकी वजह से पूरा क्रिस्टल येलो कलर दिखने लगेगा। यानी NaCl होता है कलरलेस, यस NaCl होता है कलरलेस, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो येलो कलर इंपार्ट करने लगेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब मैं क्रिस्टल में से विजिबल लाइट पास करूंगा तो इलेक्ट्रॉन एटम वाला पार्ट हायर स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर वापस एनर्जी एमिट करके लोअर स्टेट में आएगा। जब वो लोअर स्टेट में आएगा तब ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होंगी, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो येलो कलर की होती है, सो इट शोज येलो कलर, क्लियर एकदम। चलो सो NaCl का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके विजिबल लाइट की एनर्जी एक्साइट होके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और येलो कलर की लाइट एमिट करता है। सेम वे LiCl का कलर पिंक होता है, यही केस है LiCl में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से KCl वायलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है, क्रिस्टल में से अगर मैं एटम के वेपर्स पास करूंगा तो उसकी वजह से एटम डिपॉजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो एग्जैक्टली कलर चेंज कर देंगे, उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आने का रीजन बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन डिक्रीज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आएगा वो सेंटर एक्चुअली Cl- की या नेगेटिव आयन की होती है, वो सेंटर को एफ सेंटर बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है, क्लियर। उसका एक दूसरा एग्जांपल, अच्छा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये पहला पार्ट है। कुछ और रीजंस की वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होती है, कुछ और रीजन की वजह से। रीजन क्या है, यहां पे एक दूसरा रीजन दिया है। चलिए एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कैट आयन जो है वो इंटरस्टिशियल वॉइड पे होते हैं या नेगेटिव आयन एनायन जो भी हो, क्लियर। चलिए तो यहां पे एक्स्ट्रा कैटायंस आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, उसकी वजह से डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे नेगेटिव आयन है सपोज, ये सारे नेगेटिव आयन है सपोज, यहां पे सारे कैटायंस है वॉइड्स में, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैटायन वॉइड में आने की वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। कैसे, तो ZnO उसका एग्जांपल है, ZnO, ठीक है, ZnO 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 Zn, ऐसे पूरा क्रिस्टल अरेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं जब हीट करूंगा तो कुछ ऑक्सीजन अपनी पोजीशन पे से निकल के O2 गैस बना के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। यानी सपोज मैं ऐसे बोलूं कि होना चाहिए ये ZnO के क्रिस्टल्स, लेकिन हीटिंग करने से कुछ ऑक्सीजन अपनी जगह से निकल जाएंगे, यानी वहां पे वॉइड क्रिएट हो गया और ऑक्सीजन निकल गए। ऑक्सीजन निकल गए यानी नंबर ऑफ एनायन डिक्रीज हो गए। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल में से वो एटमॉस्फेयर में चले गए, डिक्रीज हो गए, कैटायन के नंबर इंक्रीज हो गए, एनायन के नंबर डिक्रीज हो गए। इज दैट क्लियर। तो अब क्या होगा,
तो ऑक्सीजन निकल गया। अब मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो कैसे करेंगे? तो ऑक्सीजन जब निकल जाता है तब ZnO में से Zn जो है, ZnO में से जो Zn है वो Zn+2 के फॉर्म में रहता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। यानी ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Zn तो Zn+2 फॉर्म के में ही है। Zn इज इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 ओनली। क्लियर? समझो समझो बात को, समझो जो मैं बोल रहा हूं, बात को समझो। देखो वापस दिखाता हूं, ये इक्वेशन मैंने यहां पे दिखाया है। सी दिस इक्वेशन आई हैड शोन ओवर हियर। क्लियर? ZnO वाला हीटिंग करके। अब यहां पे Zn तो Zn+2 फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन लूज करेगा यहां से O2, क्लियर, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाते वक्त अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वॉइड में अरेंज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन लेस हो गए, लेकिन वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है कि बेटा तू रुक यहां पे, Zn के पॉजिटिव चार्ज को तू बैलेंस कर। अब जब 2 ऑक्सीजन निकलेंगे, सॉरी 1 ऑक्सीजन निकलेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। Zn का चार्ज होता है +2, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसलिए वहां पे वैकेंट जो चार्ज है वो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? जो चार्ज है वो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और Zn+2 नेबरिंग साइड पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दूसरा पार्ट ZnO का। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। व्हाट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? मेटल डेफिशिएंसी यानी मेटल लेस होते हैं। पहला पार्ट कौन सा था? जहां पे मेटल ज्यादा है, एनायन लेस है, कैटायन मोर, एनायन लेस। अब ये केस ऐसा है जहां पे कैटायन इज लेस, एनायन इज मोर, मेटल एटम लेस है, नेगेटिव आयन ज्यादा है। उसका बेस्ट एग्जांपल है FeO। अच्छा, नेचर में जो FeO मिलता है वो एक्चुअली Fe.93 ओज, ये 93 नहीं है, ये एग्जैक्टली 0.93 है। क्लियर? तो नेचर में जो मिलता है वो होता है Fe0.93O टू Fe0.96O। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि FeO के क्रिस्टल में एक्चुअली Fe का चार्ज होता है +2, लेकिन पूरे क्रिस्टल में कुछ Fe+2 की जगह पे Fe का +3 चार्ज भी प्रेजेंट होता है। यानी FeO में 2 Fe के वैलेंसीज प्रेजेंट होंगी, एक Fe+2, एक Fe+3। क्यों? क्योंकि FeO के क्रिस्टल को जब क्रिस्टलाइज करेंगे, जब आप देखते हो तो उसमें जितने Fe+2 होने चाहिए उतने नहीं होते, उसमें कुछ Fe+2 मिसिंग होते हैं। अब ये Fe+2 मिसिंग है, फिर भी ऑक्सीजन का चार्ज बैलेंस हो गया। ये कैसे हुआ? Fe+2 मिसिंग है, ऑक्सीजन का चार्ज बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि Fe+2 की जगह पे Fe+3 उस चार्ज को बैलेंस करता है। यानी ऐसे क्रिस्टल में एक ही एटम के 2 वैलेंसीज वाले आयंस प्रेजेंट होते हैं। लेस नंबर ऑफ आयन लेस नंबर ऑफ वैलेंसी जो होती है वो वाला आयन मिसिंग होते हैं, और वो जो मिसिंग होते हैं उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए उससे एक वैलेंसी या 2 वैलेंसी ग्रेटर वाला आयन प्रेजेंट होता है, सो दैट चार्ज विल गेट बैलेंस इनसाइड इट। इज इट क्लियर? तो उसकी वजह से कुछ Fe कम हो जाते हैं। अब वो Fe कैसे कम होते हैं? मान लीजिए Fe+2 के 3 आयन मिसिंग है, यानी टोटल कितना चार्ज मिसिंग है? +6। तो अब आप ये बताओ कि Fe+3 के मैं कितने आयन लूं तो ये चार्ज बैलेंस होंगे? ऑब्वियसली 2 आयंस। अब टोटल 3 Fe+2 मिसिंग है। क्लियर? यानी मुझे टोटल 3 Fe+2 की जगह पे 3 आयंस चाहिए, लेकिन 3 की जगह पे सिर्फ 2 आयन होगा, क्योंकि 2 आयन सफिशिएंट है ये चार्ज बैलेंस करने के लिए। यानी 3 पोजीशन पे से 2 पोजीशन पे Fe+3 जाएगा, वो वैलेंसी को बैलेंस कर देगा, फिर भी एक पोजीशन वैकेंट रहेगी, एक पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इसकी वजह से जब आप Fe का रेशियो निकालते हो ना, वैलेंसी का +2 और +3 का, तो वो रेशियो हमें नॉन स्टोकियोमेट्रिक फॉर्म में मिलता है, 0.93, 0.96 ऐसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक फॉर्म में मिलता है। सो दैट्स योर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज योर इंप्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, वर्ड पे से ही पता चल जाता है इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ। जब मैं इंप्योरिटी डालता हूं, ऐसे क्रिस्टल NaCl, उसमें सपोज मैंने लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 डाल दिया, तो SrCl2 क्या करेगा? NaCl के Na+ के साइड पे से रिप्लेस करके Sr+2 वहां पे आ जाएगा। क्लियर? एकदम Sr+2 वहां पे आ जाएगा। उसकी वजह से इसमें डिफेक्ट अराइज होगी, उसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको एक डायग्रामेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहां पे मैंने क्या किया कि 2 Na के ये एक और ये एक पोजीशन पे Na+ था। अब मैंने SrCl2 डाल के क्रिस्टलाइज कर दिया। क्या क्या? NaCl को मॉल्टन बनाया, लिक्विड में बना दिया। अब उसमें SrCl2 डाल दिया,
मिक्स कर दिया यूनिफॉर्मली, फिर क्रिस्टलाइज किया। तो जब मैं क्रिस्टलाइज करूंगा तो ये दो पोजीशन ऐसी होगी जहां से Na+ निकल जाएगा। क्यों दो निकलेंगे? क्योंकि Sr का चार्ज क्या है? +2, Na का क्या है? +1। तो ये +2 चार्ज बैलेंस करने के लिए +1 के मुझे 2 आयन निकालने पड़ेंगे, +1 के 2 आयन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों जगह पे से Na+ 2 निकलेंगे। ऐड हो रहा है सिर्फ एक Sr+2, निकले कितने? 2 Na+, सिर्फ एक, यानी दो में से एक पोजीशन पे Sr+2 आ जाएगा, दूसरी पोजीशन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यानी SrCl2 जैसी इंप्योरिटी डालने से वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसे हम इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। उसके कुछ और एग्जाम्पल भी है, some more examples you can see, CdCl2, AgCl, etc. Clear? So this is whole and sole topic of defect. ये पूरा टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक वापस से एक बार देख लेना। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट थॉरली। क्लियर? So here I end this lecture. Again I will request you, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना, कमेंट देना और बेल बटन पे क्लिक करना, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो। और प्रोबेबली मैं हर एक 2 दिन में ये वीडियोज डालता हूँ, सो दैट योर सिलेबस विल मूव ऑन फर्दर, ठीक है। सो हियर आई एंड माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।